स्वागत है आप लोग का मेरे इस आईसीआई के यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप सभी जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और इस वैश्विक महामारी कोविड-19 की मुकाबला घर पर रहकर सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करके और गवर्नमेंट के दिशा निर्देश का पालन करके कर रहे होंगे। स्क्रीन पर एक बहुत ही अच्छी बातें दिखाई दे रही है। वो बातें ये है कि कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। एक बार मैं इस यूट्यूब के चैनल अपने यूट्यूब के चैनल के माध्यम से इन सभी छात्र छात्राओं को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि 2020 की 12 के रिज़ल्ट में हमारे मार्गदर्शन इंस्टीट्यूट के मार्गदर्शन और अपने कठिन परिश्रम के बल पे जीएन मिश्रा कॉलेज के टॉपर बने और साथ ही साथ शंकर महाविद्यालय के भी 12 के 2020 के रिज़ल्ट में अपने नाम जो है दर्ज कराया। स्पेशली 2-3 लोगों का मैं नाम यहाँ लेना चाहूँगा। कविता कुमारी, गीतांजलि, संतोष, भरत, अंकित, मनीष और बाकी सभी लोग, बैच के सभी छात्र छात्राओं को तहे दिल से धन्यवाद। बहुत सारे स्टूडेंट रोज़ कॉल कर रहे हैं और गार्जियन, यहाँ तक कि गार्जियन भी कॉल कर रहे हैं कि सर आप लोग भी ज़ूम के माध्यम से या और जो भी ऐप्स है उसके माध्यम से क्लास को पढ़ाइए, क्लास कंटिन्यू कीजिए। लेकिन मैं और मेरे पूरी टीम ने मिलकर यह फैसला किया कि यदि अगर हम ज़ूम या किसी और ऐप्स के माध्यम से पढ़ाते हैं तो सभी बच्चे हमसे कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। जो भी क्लास के बच्चे हैं वो कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, या तो मोबाइल ना होने के अभाव से या फिर और कुछ अभाव हो सकता है। इसीलिए हम सब ने मिलकर ये फ़ैसला किया कि क्यों ना यूट्यूब के सहारा लिया जाए। और इससे फ़ायदा ये है कि यूट्यूब पे रहेगा तो आप कभी भी इसे देखकर रिवीजन भी किया कर सकते हैं, क्योंकि बोर्ड पे पढ़ाने वाला जो फीलिंग्स है वो यहाँ तो आएगी नहीं। हम शायद अच्छे से पढ़ा नहीं पाएंगे, हम फास्ट हो सके, ये भी हो सकता है कि हम समझा कर चले जाएँ तो आपको समझ में नहीं आएगा। अगर यूट्यूब पे ये वीडियो पड़ा रहेगा तो आप 1 बार 2 बार 3 बार देखकर इसे अच्छे से समझ सकते हैं। जहाँ तक मुझे याद है, मैं अगर बात करूँ तो मैं क्या पढ़ाऊँगा आपको तो पता ही है, दिखाई दे रहा है सामने स्क्रीन पे। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि मैं फिजिक्स में संधारित्र तक क्लास में पढ़ा चुका था और उसे आगे ना बढ़ाकर एक नया यूनिट इस यूट्यूब के माध्यम से हम पढ़ाएंगे और वो यूनिट है ऑप्टिक्स। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये बातें चल रही होगी कि ऑप्टिक्स सर का फेवरेट होगा, ऑप्टिक्स आसान होगा, इसीलिए सर ऑप्टिक्स से ही स्टार्ट किए। बिल्कुल ऐसी बातें नहीं है। ऑप्टिक्स पढ़ाने के पीछे मेरा रीज़न ये है कि ऑप्टिक्स से सिर्फ और सिर्फ 14 से 15 मार्क्स बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में हमेशा पूछा जाता है। इसीलिए मैंने यह फैसला किया कि ऑप्टिक्स से ही स्टार्ट किया जाए क्लास को। तो अगर प्रकाश के बारे में बात करें तो उससे पहले एक यहाँ चीज़ें देखिए ध्यान से। ये दिखाई दे रहा है मेरा चश्मा। इस चश्मे को अलग अलग व्यक्ति अलग अलग व्यू से देखता है और अलग अलग इसके बारे में कहता है, बताता है। एक आदमी आता है, उसका नाम ए, और वो ये कहता है कि यह जो है ग्लास का बना हुआ है और उसके बारे में पूरा विस्तृत से समझाता है, बताता है। एक दूसरा आदमी आता है बी और ये कहता है कि ये फ्रेम का बना हुआ है, वो भी इसके अच्छे से समझाता है, बताता है। एक तीसरा आदमी आता है, वो कहता है कि नहीं इसमें स्क्रू वगैरह भी है और उसके बारे में भी बहुत अच्छा बहुत कुछ बातें बताया जाता है। तो अगर आप या मैं ये कहा जाए कि इसका कहना सही है या इसका या सी वाले का कहना सत्य है, या फिर ए वाला का कहना गलत है, बी वाला का कहना गलत है, सी वाला का कहना गलत है, तो ये कहना इम्पॉसिबल है। क्योंकि कहीं ना कहीं बी भी सही कह रहा है, सी भी सही कह रहा है और ए भी सही कह रहा है। इसी प्रकार कुछ ऐसे ही तथ्य जो है, ऐसे ही बातें निकल कर आता है प्रकाश के साथ। सबसे पहले न्यूटन आता है। न्यूटन जी आते हैं और आने के बाद उन्होंने प्रकाश के बारे में बहुत कुछ बातें बताए। उन्होंने इसकी तुलना तीर के, जिस तरह से धनुष से निकलकर तीर के गति होता है, तीर चलता है, उसी प्रकार प्रकाश की तुलना किया। उन्होंने ये कहा कि यदि किसी धनुष से तीर को छोड़ा जाए और वह तीर जो है जाकर कहीं पे पड़ता है, पड़ने के बाद वह जो है मुड़ जाता है, मुड़कर आगे अपना गति प्रारंभ करता है। उसी प्रकार उन्होंने प्रकाश के भी बारे में बताया कि प्रकाश जो है वो जैसे ही
गति करेगा, प्रकाश जो है जैसे ही गति प्रारंभ करेगा तो आगे जाकर अगर कहीं पे स्ट्राइक करता है रुक और तो स्ट्राइक करने के बाद टकराने के बाद वह जो है किसी दिशा में मुड़ जाएगा और फिर वो अपनी गति आरंभ कर देगा। तो इस प्रकार से न्यूटन ने कंडिका का सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा कि प्रकाश जो है छोटे छोटे कण के रूप में इसी तीर की भांति चलता है और कहीं अवरोध मिलता है तो वह उस जगह से मुड़ जाता है। फिर उन्होंने यह भी कहा कि प्रकाश जो है सदैव सीधी रेखा में गमन करता है। सीधी रेखा में गमन कैसे करता है, आप एक एग्जाम्पल से समझिए इसे। अगर बात करूँ मैं, एक ये ट्यूब है। इस ट्यूब से यदि आप यहाँ से खड़े होकर इस बिंदु से यहाँ से आप खड़े होकर इधर देखेंगे तो कुछ वस्तुएं दिखाई देगी, लेकिन अगर इसी ट्यूब को आप अगर बैंड कर लेते हैं और बैंड करके देखते हैं ये वस्तु यहाँ पे रखी हुई है तो ये चीज़ें दिखाई नहीं देगा। इसका अर्थ क्या पता चला? इसका मतलब ये है कि प्रकाश जो है वो सीधी रेखा में गमन करती है। आगे एक और व्यक्ति आता है, इसका नाम है हाइगेंस। उन्होंने ये कहा कि प्रकाश जो है वो तरंग के भांति गति करता है, ऐसे कुछ उन्होंने बताया। उन्होंने इसके तुलना पानी के साथ किया। उन्होंने ये कहा कि जिस तरह से पानी में विक्षोभ उत्पन्न होता है और विक्षोभ के कारण पानी जो है एक स्थान से दूसरी स्थान तक जाता है, उसी प्रकार जो है प्रकाश भी एक स्थान से या आप कहें स्रोत से निकलकर दूसरी जगह तक पहुंचता है। सेम पानी की तरह उन्होंने कंसेप्ट दिया। उसके बाद एक और व्यक्ति आता है जिसका नाम मैं नहीं बताऊंगा, या आप मेरे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उन्होंने कहा कि नहीं, प्रकाश जो है वो है ऊर्जा के पैकेट के रूप में, और जैसे ही ऊर्जा का पैकेट के रूप में है और उसकी पैकेट में गति करता है और जैसे ही कहीं पे पड़ता है, पड़ने के बाद वह वहाँ पे फैल जाता है। इसको समझना है तो आप इस प्रकार से समझिए कि एक पॉलीथीन है, पॉलीथीन में बालू के ढेर सारे कण पड़ा हुआ है और पॉलीथीन जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एक दीवार है और दीवार पे पड़ता है तो पड़ने के बाद पॉलीथीन क्या होगा? फटेगा। और पॉलीथीन जैसे ही फटेगा, फटने के बाद जितने भी बालू है चारों तरफ फैल जाएंगे। तो सेम उसी प्रकार से कुछ इन्होंने बताया। मुझे नहीं पता ये कौन है, आप मेरे कमेंट बॉक्स में इनका नाम बताइए। ऊर्जा के पैकेट के रूप में प्रकाश को डिफाइन किया। आगे अगर बढ़ें तो आपने देखा कि जिस तरह से अलग अलग व्यक्ति इस चश्मे को अपने अलग अलग तरीक़ा से देखा और उसके बारे में बताया, सेम उसी प्रकार से प्रकाश को अलग अलग व्यक्ति, अलग अलग साइंटिस्ट ने देखा और अपना मंतव्य दिया, अपना लॉ, रूल, सिद्धांत वगैरह दिया। First of all, I would like to introduce the topic which are going to teach in ray optics. तो एक चीज़ और मैं भूल रहा हूँ बताने के लिए कि जो न्यूटन ने बताया कि यह जो कण है, रे है, किरण है, उस प्रकार से गति करे। यहाँ तीन चीज़ें बताया था मैं कि एक तो ये निकलेगा, न्यूटन ने कहा ये, आप हाइगेंस ने कहा कि ये तरंग के रूप में चलेगा, और दूसरा एक और व्यक्ति तीसरा जो आया था वो कहा था ये ऊर्जा के रूप में टकराएगा। तो ये इनके बारे में अगर अध्ययन किया जाए तो ये कहलाता है किरण प्रकाशिकी, जो इस चैप्टर में हम अध्ययन कराएंगे आपको। और इसके बाद ये जो जिन्होंने बताया इसको कहा जाएगा तरंग प्रकाशिकी, जो यूनिट 10 में मैं आपको बताऊंगा। कुछ इस प्रकार से पढ़ेंगे हम। तो अगर बात करें टॉपिक के, तो टॉपिक जो है मेरा वो, पहले मैं टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर दे रहा हूँ। टॉपिक इंट्रोड्यूस करने से फ़ायदा ये है कि यदि किसी चीज़ को हम पढ़ने जा रहे होते हैं और यदि उस पढ़ने से पहले थोड़ा सा उसके बारे में मुझे पता चल जाता है कि हमें क्या पढ़ना है, व्हाट वी हैव टू डू, व्हाट वी हैव टू स्टडी, तो थोड़ा सा मज़ा ही कुछ और आ जाता है। तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि एक बार टॉपिक को यहाँ क्लियर कर देते हैं कि क्या क्या टॉपिक में पढ़ना है। टॉपिक में सबसे पहले अगर बाद में बात करें प्रकाश का परिवर्तन, थोड़ा सा मैं यहाँ एक चीज़ और आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए यहाँ एक सतह है और इस सतह पे एक प्रकाश की किरण आता है, ठीक है। प्रकाश की किरण यहाँ पड़ा, अब यहाँ आने के बाद यह तीन तरह का व्यवहार करेगा या तीन दिशाओं में जाएगा। कौन कौन? या तो इधर आएगा, या तो ये आगे चला जाएगा, और या तो प्रकाश जो है यहीं पर अवशोषित हो जाएगा। एक, यहाँ दो और यहाँ तीन। या तो प्रकाश आगे जाए, इधर मुड़ जाएगा, या प्रकाश आगे चला जाएगा, और या प्रकाश इधर। तो यदि ये मैं मान लूँ कि इस सतह से प्रकाश जो है
इधर 90% जा रहा है और यहाँ 5% और यहाँ भी 5%। तो ये जो घटना कहलाएगा, इस घटने को कहेंगे हम प्रकाश का परावर्तन। लेकिन वही अगर मैं बात करूँ कि प्रकाश जो है इस साइड में 90% जा रहा है, मतलब अधिकतर भाग आपका इधर चला जाता है, तो इसी घटना को हम कहेंगे अपवर्तन। लेकिन वही अगर बात करूँ मैं कि यहाँ पे 90% या अधिक भाग, 90% मतलब कहने का मतलब मेरा अधिक भाग अगर यहाँ रह जाता है तो इसे हम कहेंगे अवशोषण। प्रकाश का अवशोषण हो गया। तो जब कभी अवशोषण होगा तो यहाँ प्रकाश जो है अपना ऊर्जा का परिवर्तन कर देगा। यहाँ प्रकाश ऊर्जा जो था वो आपका ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, अवशोषित हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे लगता है आप समझ गए होंगे कि ये कब होगा। एक नंबर में ये 90% या अधिक भाग कब आएगा, जब पीछे में कलई किया हुआ रहेगा। या 2 नंबर वाला अगर बात करें हम तो ये कब होगा, मतलब प्रकाश का अधिकतर भाग इधर कब जाएगा, जब यह जो है पारदर्शी वस्तु होगा, ग्लास हो या जो भी। और यदि 3 नंबर के बारे में बात करें तो ये कब होगा, जब कोई यहाँ पे ब्लैक बॉडी होगा तब। तो यहाँ इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। इसके बाद पढ़ेंगे हम गोलीय दर्पण, दर्पण सूत्र, आवर्धन, अपवर्तन। इसके बाद हम पढ़ेंगे कांच की पट्टिका से परावर्तन और पार्श्विक विस्थापन। थोड़ा सा इसको पार्श्विक विस्थापन समझते हैं कि पार्श्विक विस्थापन क्या है। देखिए, पार्श्विक विस्थापन समझने के लिए यहाँ मैं एक कांच का प्लेट लेता हूँ, पट्टिका लेता हूँ, और इस पट्टिका पे यहाँ से एक प्रकाश की किरण पुंज जाता है और इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन देखिए ये ऐसे ना जाकर ये थोड़ा सा इधर मुड़ जाता है। अब देखिए इधर मुड़ गया, मुड़ने के बाद फिर से यह जो है इधर ऐसे मुड़ जाता है। तो यहाँ आना चाहिए था, ये वाला लाइन था के इस लाइन को पकड़ कर आना चाहिए था इसे, लेकिन अब जा रहा है यहाँ से ऐसे। तो ये यहाँ डिस्प्लेसमेंट हुआ, विस्थापन हुआ, और इसी विस्थापन को हम कहेंगे पार्श्विक विस्थापन। ये चीज़ें हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। आगे अगर बात करें वास्तविक तथा आभासी गहराई, मेला में अक्सर आपने देखा होगा कि एक आदमी होता है और उसके पास एक बाल्टी होता है, बाल्टी में कुछ पानी भरा हुआ होता है, उस बाल्टी के नीचे एक सिक्का रखा हुआ होता है और आदमी कहता है कि आप आइए और सिक्के को एक बार में हाथ लगाकर उठाइए, और उठाने के बाद जो सिक्का का कीमत होगा वो आप पैसा ले जाइए, या फिर कुछ जो भी अपना उसका होगा वो देता है। और करता क्या है, हम लोग करते क्या हैं, जो जाते हैं उसके बाद हाथ लगाते हैं, बट वो सिक्का जो है हमें नहीं मिल पाता है। होता क्या है, जो हमें दिखाई देता है सिक्का वो उस जगह ना होकर वो कहीं और होता है। और यही चीज़ें इसमें हम पढ़ेंगे, वास्तविक और आभासी गहराई। या तो वो सिक्का ऊपर हो दिखाई देगा, या फिर अपनी जगह से थोड़ा सा डिस्प्लेस हुआ दिखाई देता है, या फिर अगर हम देखे होंगे, आप सभी देखे होंगे कि कहीं कहीं पानी पोखर तालाब में लगता है कि पानी कम है, और जैसे ही पैर डालते हैं तो बहुत ज़्यादा पानी होता है, या फिर कहीं कहीं उसके विपरीत भी वैसे सिचुएशन देखने को मिलता है। आगे अगर बात करें तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पढ़ेंगे हम, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन से संबंधित घटनाएं हम पढ़ेंगे, प्रकाश के अपवर्तन की घटनाएं पढ़ेंगे। इसके बाद गोलीय दर्पण पढ़ेंगे, सरल माध्यम से विरल माध्यम में, बदिरल माध्यम से सघन माध्यम में। फिर इसके बाद लेंस को पढ़ाऊंगा मैं। यहाँ लेंस के बाद लेंस निर्माता सूत्र और लेंस सूत्र, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। यू भी वी के रूप में ये मिलेगा आपका लेंस सूत्र, जो कि 10th क्लास में आप पढ़ चुके हैं। लेकिन ये लेंस निर्माता सूत्र जो है वो नया है, यहाँ हम आपको अच्छे से पढ़ाएंगे। आवर्धन के बारे में बात करेंगे, लेंस की क्षमता। जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, जल्दी से बताइए। इसके बाद लेंस के संयोजन में बताऊंगा आपको कि एक या दो से अधिक लेंस को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे तो कैसा दिखाई देगा, किस लेंस के भांति कार्य करेगा। इसके बाद प्रिज्म, ये वही प्रिज्म है जो जिससे होकर प्रकाश जो है पास करेगा तो अपने अवयवी रंग, कौन सा अवयवी रंग, वही 7 रंग जिसका मिश्रण है। जब श्वेत प्रकाश इस प्रिज्म से होकर गुजरता है तो श्वेत 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इस प्रिज्म के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद प्रिज्म के द्वारा वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का प्रकीर्णन तथा धनुष। इसके बाद मानव नेत्र, उसके साथ ही साथ दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, अति बिंदुकता। इसके बाद सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी इत्यादि। तो ये था आपका कंटेंट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका यूनिट 9 किरण प्रकाशिकीय।
देखिए थोड़ा सा मैं भी नया हूँ तो स्क्रॉल करने में दिक्कत आ रहा है, ठीक है, असुविधा थोड़ी सी ज़रूर हो रही है, बट धीरे धीरे मेरी फर्स्ट क्लासेस हम लोग भी नए हैं, इस पर सीख जाएंगे। मैं आपको थोड़ा सा आश्वस्त हो लेता हूँ आपसे कि आप जो है आप कॉपी और पेन लेकर बैठे हैं। मुझे ऐसे पढ़ाने का मेन मकसद ये था कि आपको ये नोट्स भी कंप्लीट होते चले और समझ में भी अच्छे से आ जाए। हाँ, मैं खुद सर्टिफाई नहीं हूँ ऐसे पढ़ाकर, मैं जितना चाह रहा हूँ नहीं समझा पा रहा हूँ, ना ही लिख पा रहा हूँ, बट फिर भी कोशिश करते हैं बेस्ट करने का। कोशिश मेरी पूरी तरह है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। स्टार्ट करते हैं किरण प्रकाशिकी के बारे में। थोड़ा सा प्रकाश का परिभाषा देखते हैं। तो प्रकाश का परिभाषा जो है, प्रकाश जो है वह चुंबकीय स्पेक्ट्रम का दृश्य भाग है। प्रकाश क्या है? विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का दृश्य भाग है, जिसका तरंग दैर्घ्य जो है वो कितना होता है? तरंग दैर्घ्य इसका प्रास जो होता है, वो रेंज जो होता है वो होता है 4000 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे तो याद ही रखना है आपको कि प्रकाश जो है वो क्या है? विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का दृश्य भाग है, जिसका तरंग दैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 76000 एंगस्ट्रॉम। 2-3 बार आप खुद से बोल लीजिए, 4000 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम होता है। इसके बाद ये देखते हैं, थोड़ा सा लिखा हुआ है, जिन पदार्थों को हम दैनिक जीवन में देखते हैं उनका आकार प्रकाश की तरंग लंबाई से बहुत बड़ा होता है, तब प्रकाश उस वस्तु को हम देख पाते हैं और प्रकाश जो है वो सीधा रेखा में गमन करते हैं। पहले ही मैं बताया। आगे बारे में बात करें तो प्रकाश की किरण, देखिए यहाँ थोड़ा सा समझते हैं। एक मोमबत्ती कैंडल है, ठीक है, और इस कैंडल से प्रकाश की पुंज जो है प्रकाश निकल रहा है, तो निकलकर एक दिशा में जा रहा होगा और इस दिशा को ऐसे एक एरो के चिन्ह से दर्शा देंगे अगर हम, तो इसे ही कहेंगे प्रकाश की किरण। और अगर ढेर सारे ऐसे कर देंगे तो किरण पुंज कहलाएगा। मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। प्रकाश की संचरण दिशा में खींची गई रेखा को प्रकाश की किरण कहते हैं। प्रकाश का प्रवर्तन में पहले ही बताया कि यदि इस सतह पे कोई वस्तु आता है, आने के बाद यहाँ तो या तो ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा, या यहाँ ऑब्जर्व होगा, अवशोषित होगा, और यदि इधर जाने की मात्रा अगर अधिक है इन दोनों की तुलना में, तो हम इस घटना को कहेंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश जब किसी पृष्ठ पर आपतित होता है तब उसका पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। आगे दर्पण का परिभाषा देखते हैं। वह चिकना तथा पॉलिश किया हुआ पृष्ठ जो अपनी सतह पर आने वाले प्रकाश को अधिकतम भाग को परिवर्तित कर देता है, दर्पण कहलाता है। चिकना होना चाहिए और अधिक से अधिक भाग जो है वो परिवर्तित कर देना चाहिए, दर्पण कहलाएगा। दर्पण यहाँ देखते हैं थोड़ा सा, ये दर्पण आपका M1 M2 दर्पण है। यहाँ 2-3 चीज़ें हैं, उसको देखते हैं ध्यान से। देखिए देखने में टर्म छोटे छोटे है, बाद में कन्फ्यूजन होने लगती है। बिंदु ए से O तक आ रहा है प्रकाश आ रहा है, तो ये जो प्रकाश आ रहा है तो इसे ही कहेंगे हम क्या? जल्दी बताइए, आपतित किरण। इसके बाद इस पे पड़ेगा, पड़ने के बाद प्रकाश इधर चला जाएगा, क्योंकि नीचे में तो कलई किया हुआ है, तो इधर चला जाएगा और इसे ही कहेंगे हम परावर्तित किरण। और इसके बाद जिस बिंदु पर है पड़ा, उस बिंदु पर इस तल के एक लंबवत अगर लाइनिंग खींच देते हैं तो इसे ही कहते हैं हम अभिलंब। तो यहाँ 2-3 चीज़ें हैं, अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को हम कहते हैं आपतन कोण। इसे आई द्वारा सूचित किया जाता है, आई द्वारा सूचित करते हैं। और वहीं अगर बात करें हम परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को, तो इसे कोण आर द्वारा सूचित करते हैं। क्लियर हो गया? ये सब चीज़ें 10th क्लास में आपने पढ़ रखा होगा। प्रवर्तन के नियम के बारे में बात करें तो प्रवर्तन के नियम यहाँ 2 नियम हैं, बचपन से हम पढ़े हैं। बचपन कहने का मतलब 10th क्लास में। प्रवर्तन के नियम, पहला है आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर होता है, मतलब यहाँ पे जो कोण आई होगा वही कोण आर होगा, मतलब ये दोनों कोण जो है वो बराबर होगा। जितने कोण से आएगा बनाकर अभिलंब के साथ उतने ही कोण जाएगा। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है, मैं जिस पे फोकस करना चाह रहा हूँ वो ये है, आप इसे ध्यान से देखिएगा। आपतित किरण, प्रवर्तित किरण तथा अभिलंब एक ही तल में होता है। मुझे भी बहुत दिन तक इसे समझ में नहीं आया था जब मैं पढ़ रहा था। देखिए आपतित किरण आपका ये हुआ, प्रवर्तित किरण ये हुआ और अभिलंब ये हुआ, तीनों एक ही तल में होगा, और वो ये तल ये वाला है। जब हम पढ़ते रहे होते हैं तो क्या समझते हैं, हम उस पढ़ते समय ध्यान नहीं दे पाते हैं और लगता है हमें इस तल के बारे में बात किया जा रहा है, लेकिन जबकि ये तल नहीं है,
कौन सा तल है? ये तल है। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल में होगा। इसे देखा जाए तो एक वर्टिकल प्लेन बनाएगा और इसी प्लेन में तीनों होता है। तो आप दोनों नियम समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण समझ में आ ही रहा है, जिसकी सतह परावर्तक तथा दूसरी सतह पारदर्शी होता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। चलिए एक गोला लेते हैं, उस गोले को थोड़ा सा काट लेते हैं। इस गोले को थोड़ा सा काट लेते हैं यहाँ पे और इधर। कटा हुआ भाग के अंदर की ओर यदि हम कलई कर दें, पेंट कर दें, तो इसे कहेंगे अवतल दर्पण। कटे हुए भाग को यदि अंदर से कलई सॉरी गलती हो रहा है यहाँ। कटे हुए भाग के यदि बाहर से हम कलई कर दें तो इसे हम कहेंगे अवतल दर्पण। और यहीं अगर कटे हुए भाग के यदि अंदर से कलई कर दें तो हम इसे कहेंगे उत्तल दर्पण। ध्यान से इसे एक दो बार देख लीजिए, कन्फ्यूजन रहता है, दिक्कत नहीं होना चाहिए। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य है जिसे आपको जानना बहुत ज़रूरी है। मैं एक बार इसे बता देता हूँ, ध्यान से इसे सुन लीजिएगा। कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, ये सब चीज़ें आप पहले से जान रहे हैं, बट फिर भी इंट्रोडक्शन है तो देना ज़रूरी है। ये आपका दर्पण कौन सा दर्पण होगा, जल्दी बताइए? अवतल दर्पण है। दर्पण जो है ये गोलीय है और गोला किसी न किसी केंद्र से बनाया जाता है और इसी केंद्र का नाम होगा वक्रता केंद्र। ठीक है, इस केंद्र से दर्पण के बीच की दूरी जो है वो कहलाएगा वक्रता त्रिज्या। आगे बात करें तो दर्पण के मध्य बिंदु पर एक बिंदु होगा जिसे कहेंगे हम ध्रुव। आगे अगर बात करें तो इस ध्रुव और वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र को मिलाकर अगर यदि लाइन एक ड्रॉ कर दिया जाए तो इसे ही कहेंगे हम मुख्य अक्ष। और अगर आगे बात किया जाए तो ये अगर दर्पण था तो दर्पण के ये वाला भाग, मतलब आप कह सकते हैं इसका व्यास, ये दूरी, इसे ही हम कहेंगे दर्पण का द्वारक। देखिए यहाँ दिखाया गया है। मुख्य फोकस और फोकस दूरी के अगर बारे में बात करें तो यहाँ थोड़ा सा समझ लेते हैं। मुख्य फोकस किसे कहेंगे और फोकस दूरी किसे कहेंगे। ये आपका केंद्र था। प्रकाश जब भी मुख्य अक्ष के समानांतर आएगा, समानांतर है ना दोनों, तो एक बिंदु से होकर लौटेगा और उस बिंदु जो है वो बिंदु अक्ष पे जो होगा उसे ही कहा जाएगा मुख्य फोकस। अब आप इसे कहीं से भी देख लीजिए, यहाँ भी ये समानांतर है, ये भी यहीं से होकर गुजरेगा, या अगर ऐसे अगर देखें यहाँ से भी आ रहा है तो यहीं से होकर गुजरेगा, मतलब इसी पॉइंट से होकर गुजरेगा। तो मुख्य अक्ष के समानांतर यदि किरणपुंज आएगा तो जिस बिंदु से होकर गुजरेगा या अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगा उसे ही हम कहेंगे मुख्य फोकस। अब अगर बात करते हैं कि ज़रूरी तो नहीं है कि काटेगा ही, तो नहीं काटेगा तो भी आगे बात करते हैं, तो भी अगर देखा जाए तो काटते हुए प्रतीत होगा, उसे ही कहेंगे मुख्य फोकस। और मुख्य फोकस से यहाँ सी था ना, यहाँ मुख्य फोकस, और मुख्य फोकस को कैपिटल F से डिनोट करते हैं। और मुख्य फोकस से यहाँ आपका P ध्रुव था, ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। मुख्य फोकस को कैपिटल F से सूचित करते हैं और फोकस दूरी को स्मॉल f द्वारा सूचित करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो ये चिन्ह प्रॉपर्टी समझना। चिन्ह प्रॉपर्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट निभाता है रोल न्यूमेरिकल में। जब भी न्यूमेरिकल हम बनाते हैं तो वहाँ थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, और पूरी की पूरी खेल जो है वो चिन्ह प्रॉपर्टी का ही है, वरना न्यूमेरिकल तो इसका लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम की तरह होता है। चिन्ह प्रॉपर्टी में दो तीन चीज़ें याद रख लीजिएगा, बिल्कुल आसान है। जितनी भी दूरियां हैं सब के सब ध्रुव से मापेंगे। ध्रुव यहाँ पे था, यहाँ है आपका ध्रुव, तो ये ध्रुव से ही सब दूरी मापेंगे, या तो इधर आएंगे या तो इधर आएंगे। दूसरी बात पहले याद आ गया। दूसरी बात, जितनी भी दूरियां हैं वो सब की सब दूरियां ध्रुव से अगर आपतित प्रकाश के किरण में मापेंगे तो धनात्मक होगा,
आने वाले प्रकाश की किरण की दिशा में मापेंगे तो धनात्मक होगा और इसके विपरीत मापेंगे तो ऋणात्मक होगा। अब इसको समझते हैं थोड़ा सा, धनात्मक और ऋणात्मक कैसे होगा और आपतित किरण की क्या कह रहा है। अगर मैं मान लेता हूँ यहाँ पे आपका दर्पण है, यहाँ से प्रकाश आया, यहाँ एक आदमी, तो आदमी यहाँ है, आपतित किरण ये हुआ, यही ना आपतित किरण हुआ। आपतित किरण तो ये, लेकिन हम दूरी मापेंगे कहाँ से, इधर से ऐसे, तो ये तो इसके विपरीत हो गया। तो आपतित प्रकाश की किरण की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक और इसके विपरीत में मापी गई दूरियां ऋणात्मक। तो यहाँ वस्तु की दूरी क्या होगा, ऋणात्मक। यदि वस्तु जो है, वस्तु यहाँ पे है और वस्तु की दूरी से हमें u से सूचित करते हैं, तो वस्तु की दूरी कितना हुआ, कहेंगे कि -u है, जो भी है -10 -15 माइनस जितना भी हो। और यही अगर प्रतिबिंब वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा है, वस्तु का प्रतिबिंब भी अगर यहाँ वस्तु रखा हुआ है, यहाँ कहीं प्रतिबिंब बनता है, तो ये भी देखिए, इसे भी देख लीजिए, ये कहाँ बना, यहाँ, और मापेंगे दूरी कैसे, इधर से, तो ये दूरी भी हम ऋणात्मक ही लेंगे। लेकिन वही अगर प्रतिबिंब मेरा यहाँ बन जाता तो ये दूरी हम धनात्मक लेंगे, मतलब प्रतिबिंब की दूरी भी धनात्मक हो जाता, वस्तु की दूरी u ऋणात्मक हो जाता। तो ऋणात्मक धनात्मक समझ में आ गया होगा। आगे बारे में बात करें तो मुख्य अक्ष से ऊपर की नापी गई ऊपर की ओर मापी गई दूरियां धनात्मक होगा और नीचे की ओर मापी गई दूरियां ऋणात्मक होगा, हमेशा याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसको प्रूफ हम मैं बोर्ड पे करवाऊंगा। बोर्ड के अभाव है थोड़ा, अभी यहाँ गांव में हूँ मैं, दिक्कत ज़रूर है। तो यहाँ दर्पण में दोनों में ही उत्तल और अवतल दोनों दर्पण में एक इम्पोर्टेंट फार्मूला आता है, F = R/2। इसका कहने का मतलब ये है कि जो वक्रता त्रिज्या है वो फोकस दूरी के, वक्रता त्रिज्या जो है वो फोकस दूरी के दुगना होता है, या आप ऐसे कहिए कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। दोनों तरह से देख लीजिए, ये ऑब्जेक्टिव है, टेंशन मत लीजिए, छोटा सा है, याद रहेगा। इसका प्रूफ मैं कराऊंगा। कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे ये देखिए, इम्पोर्टेंट बातें यहाँ ये है कि यदि मुख्य अक्ष के समानांतर कोई भी किरणपुंज आता है, मुख्य अक्ष के, ये आपका मुख्य अक्ष हुआ, मुख्य अक्ष के समानांतर कोई भी किरणपुंज आता है, ये आपका मुख्य अक्ष हो गया ना, रेड वाला, और यहाँ ये आपका एक किरण आ रहा है, समानांतर है, तो सदैव जो है वो फोकस से होकर गुजरेगा। देखिए ये जा रहा है तो ये फोकस है, फोकस से होकर गुजरेगा, या इधर से भी जाएगा तो ऐसे ही जाएगा, या इधर से भी आएगा तो ऐसे ही जाएगा, मतलब कहीं से आएगा तो फोकस से होकर गुजरेगा। इसके विपरीत अगर बारे में बात करें तो इसके विपरीत भी देखिए, यदि कोई किरणपुंज मुख्य फोकस से होकर आता है तो समानांतर जाएगा। देखिए उसमें उसका विपरीत था, उसमें था कि समानांतर आएगा तो फोकस से होकर जाएगा, ये था आ रहा था और ये जा रहा था। इसमें देखिए फोकस से जाएगा तो समानांतर से होकर जाएगा। ये दोनों चीज़ें याद होगा, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, याद होगा, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। यहाँ अगर हम बारे में बात करें तो ये देखिए आपका दर्पण, कौन सा दर्पण है, तो ये आपका मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष के जिस कोण से बनाकर आएगा, माने आपतन कोण यहाँ पर जो होगा, जिसे आई से सूचित करेंगे, उतना ही कोण से यह परावर्तन भी होगा, इसे हम आर से सूचित करते हैं। मतलब कि कोण आई जो होगा वो कोण आर के बराबर होगा। एक और है वो ये कि अगर वक्रता केंद्र से होकर जाएगा तो वक्रता केंद्र से ही होकर वापस भी आएगा, जिस तरह से जाएगा उसी तरह से आएगा। तो ये चारों याद रखिएगा। एक बार फिर से मैं रिकॉल कर रहा हूँ, मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगा तो फोकस से होकर पास होगा, फोकस से होकर आएगा तो मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगा, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, उल्टा है। और अगर यहाँ बारे में बात करें, तो जिस कोण से आएगा उसी कोण से जाएगा, आई आर के बराबर होगा। और चौथा जो है वो अगर वक्रता केंद्र से होकर जाता है तो वक्रता केंद्र से ही होकर वापस लौट जाएगा। मुझे उम्मीद है क्लास आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ा बहुत। अभी हम भी नए हैं तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है इसको स्क्रोलिंग करने में, और अच्छे से समझा भी नहीं मैं पा रहा हूँ, मैं खुद सर्टिफाई नहीं हूँ इससे, बट फिर भी एक रिक्वेस्ट है
रिक्वेस्ट आपका ये है कि वीडियो पसंद आए ना आए वो डिपेंड करता है आप कैसे देखते हैं। इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो बेटर होगा, क्योंकि अब मेरे ये वीडियो डेली लगातार आएगा। और उसके बाद नेक्स्ट वीडियोस जो है वो कल पब्लिक होगा। साथ ही साथ मैथ वाले सर भी डालेंगे, मुझे लगता है जल्दी ही वो भी आएंगे यूट्यूब पे, और केमिस्ट्री वाले सर भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।